नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 395 और आज जो बात होगी वृश्चिक लग्न में शुक्र। पिछले पाठ तक हम लोगों ने गुरु के विषय में समझा था और यहाँ से शुक्र के विषय में समझना प्रारंभ करेंगे। और वर्तमान समय में जो ये पाठ चल रहा है इसको भी हम लोग जानते हैं, कहते हैं लग्नानुसार भावाश्रय फल। अब इसका मतलब विशेष भावाश्रय फल की चर्चा हर एक पुस्तक में है, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा विस्तार लिया हुआ है कि प्रत्येक लग्नों के अनुसार कर दूं, ताकि जिस किसी भी लग्न को आप देख रहे हों आपको वहाँ कोई परेशानी न हो। लेकिन यदि आप पाठ को क्रम से पढ़ेंगे तो आपको पूर्ण लाभ होगा। और जिनको पहला पाठ समझ में नहीं आ रहा हो वो पाठ प्रारंभ जहाँ से हुआ है वहाँ से प्रारंभ कर लें, फिर आगे बढ़ते रहें। हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप इस नियम को अपनाएंगे तो आप ज्योतिष अवश्य सीख पाएंगे। अब वृश्चिक लग्न है, लग्नेश मंगल है और इसका शुक्र के साथ संबंध क्या है, इसको भी हम लोग पहले चैप्टर में समझते हैं। तो लग्नेश मंगल है और शुक्र और मंगल दोनों में समानता है। समानता क्या है कि दोनों एक दूसरे को सम मानते हैं मैत्री चक्र में। तो मैत्री चक्र में सम मानते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे में से किसी का बहुत विशेष विरोध नहीं करना चाहते। तात्कालिक आप जानते ही हैं और उसको समझते रहेंगे और रिजल्ट बताते रहेंगे। अब काल पुरुष में हम जानते हैं, ये सब चीज़ पहले पाठ में समझना जरूरी है, क्योंकि मैं काल पुरुष की चर्चा बहुत अधिक करता हूँ। काल पुरुष में ये पहले और सातवें भाव का स्वामी होता है, ये हम लोग जानते हैं। शुक्र के सभी कारकत्वों को हम लोगों को याद रखना है। उसके बाद ये भी जानना है कि शुक्र सप्तम स्थान का स्थिर कारक है और ये किसी पर्टिकुलर पत्रिका के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। लेकिन जब अब वृश्चिक लगन आ जाएगा तो तात्कालिक रूप से शुक्र को जो स्वामित्व प्राप्त है, सिर्फ हमको उसको ध्यान में रखना है। तो तात्कालिक रूप से शुक्र को जो स्वामित्व है वो सप्तम का है और द्वादश का है। अब इस सप्तम और द्वादश में भी जो भेद समझना है वो ये कि मूल त्रिकोण राशि शुक्र की तुला है, जो कहाँ है, द्वादश में है। इतना जानकारी रखते हुए यदि हम किसी भी भाव को कहना चाहेंगे तो संभव है कि हम उसके विषय में बहुत अधिक अच्छा बता पाएंगे या सही जानकारी दे पाएंगे। तो अब यदि हम यहाँ शुक्र को ले लेते हैं तब अब हम क्या कहेंगे कि शुक्र लग्न में स्थित है। शुक्र शुभ ग्रह है, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ शुक्र लग्न में स्थित है तो ये भी याद आ जाना चाहिए कि शुक्र द्वादश स्थान का स्वामित्व रखता और सप्तम स्थान का स्वामित्व रखता, और सप्तम को सीधी दृष्टि से देख भी रहा है, यही एक दृष्टि शुक्र की होती है। तो द्वादश स्थान का स्वामित्व रख करके यदि लग्न में शुक्र स्थित हुआ है तो हम लोगों को ये जरूर बात का ध्यान रखना चाहिए
कि यहाँ हमको स्वास्थ्य से संबंध रखते हुए कुछ बातों को बोलना चाहिए। अर्थात पहला यदि हम कुछ कहेंगे तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये तो हमें कहना ही है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा इसके लिए लग्न, लग्नेश और कारक शुक्र को देख लेना जरूरी है। फिर भी हम यहाँ कह सकते हैं, अब शुक्र चूंकि आकर्षण देने वाला है तो हम अब शुक्र के कारकत्वों से एक शब्द लिखना चाहते हैं, वो है कि आप का स्वरूप आकर्षक होगा। या हम ये भी कहते हैं कि आप देखने में सुंदर होंगे। अब लेकिन सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन आकर्षण की परिभाषा है, तो आपका स्वरूप आकर्षक होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। अब शुक्र कामनाओं का कारक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आप कामनाओं के वशीभूत होंगे, क्योंकि लग्न में ही बैठा है। अब वशीभूत होने का मतलब है कि हम आज जिस विषय वस्तु को की चाहत है, प्राप्त होने के बाद फिर हमारी दूसरे किसी विषय वस्तु के लिए चाहत बढ़ जाना, या आज हम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के बाद उससे भी अच्छी वस्तुओं की कामना कर रखना। तीसरा है कि यहाँ से जब सप्तम के ऊपर दृष्टि जाएगा तो वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और यात्रा आदि का और सांसारिक सुख भोग का आनंद मिलेगा। ऐसा यदि शुक्र वृश्चिक लग्न में भी लग्न में बैठा हो तो हम कह सकते हैं। तो अब ये तो हो गया शुक्र लग्न में स्थित था, उसका फल। अब यदि शुक्र दूसरे स्थान में स्थित है तो आपने देखा कि काल पुरुष की चर्चा मैंने पहले कर ली है। तो काल पुरुष के अनुसार ये दूसरे का स्वामी होता है और दूसरे से धन देखते, इसीलिए शुक्र से भी धन की बात होती, और ऐसे धन की बात होती जिसको हम विपुल धन भी कहते हैं। तो अब यहाँ क्या है कि शुक्र धन देगा, ये तो निश्चित है, लेकिन चूंकि ये द्वादशेश भी है तो धन खर्च भी बहुत कराएगा। तब अब हम दूसरे इसमें क्या क्या बोल सकते हैं, आप लोगों को बोलेंगे, लिखने पे समय नष्ट होता है, कि आमदनी के अनुकूल खर्च होगा। दूसरा, शुक्र चूंकि शुभ ग्रह है तो कुटुंबों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ मेल जोल अच्छा रहेगा। तीसरा, इस स्थान से वाणी की बात होती है तो आपकी वाणी में बहुत प्रभाव होगा या आकर्षण होगा। तो ये सभी बात हम लोग यहाँ बोल सकते हैं। और जब शुक्र अष्टम स्थान को देखेगा तो यहाँ गुप्त ज्ञान और गुप्त कला की बात होगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि आप कलाकार हैं तो आपके लिए ये योग अच्छा है, यहाँ शुक्र की स्थिति अच्छी है। गुप्त ज्ञान, गुप्त कला आदि आप प्राप्त करेंगे, या शुक्र की दशा यदि युवावस्था में मिल जाए तो शोध कार्यों में आपका रुचि बहुत अधिक होगा। साथ ही इस स्थान से आयु की बात होती है तो आयु में वृद्धि होगी, अर्थात जातक की आयु कम नहीं होगी। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि किसी एक ग्रह की सिर्फ स्थिति के अनुसार किसी को फल कह देना ये उचित नहीं होता, इसीलिए पूरे पत्रिका को तारतम्य से देखना होता है। यह हम लोगों ने समझ लिया। अब शुक्र यदि तीसरे स्थान में है तो शुभ ग्रह का तीसरे और छठे में स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन चूंकि
नैसर्गिक शुभ ग्रह बहुत बुरे परिणाम नहीं देते, और कोई भी ग्रह जब अपने गुण स्वरूप के अनुकूल ही चलता है तो यहाँ हम उसको बहुत बुरा माने ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन चूंकि द्वादश स्थान का लॉर्ड शुक्र तीसरे स्थान में बैठा है, तो छोटे भाई बहनों के साथ दूरी हो, मनमुटाव हो या न हो, अन्य अशुभ ग्रहों का यदि प्रभाव हो तो ऐसे में छोटे भाई बहनों का सुख ना हो। ऐसे में क्या होता है, सहयोगियों का भी कभी कभी अभाव होता है। ये वृश्चिक लग्न में बता रहे हैं, आप लोग सिर्फ शुक्र को तीसरे स्थान में नहीं समझना। लेकिन जब ये तीसरे स्थान में बैठा और ये दृष्टि कहाँ दे रहा है, भाग्य स्थान के ऊपर दे रहा है, पिता का सुख सहयोग मिलेगा, आप सतोगुणी लोगों का अर्थात आदरणीय लोगों का आदर सत्कार करेंगे, इसकी संभावना बहुत अधिक होती है। आप सभी जानते हैं कि शुक्र दिग्बली चतुर्थ में होता है, और दिग्बल को कम से कम 15% बल देने का अधिकार प्राप्त है। तो आप समझ सकते हैं कि उच्च बल से बहुत ज़्यादा ताकत दिग्बल के पास होता है। इसीलिए ये दिग्बल के पास है तो यहाँ शुक्र बलवान है। तो ऐसे स्थिति में इस क्षेत्र का भी लाभ मिलेगा ऐसा कहना चाहिए। अर्थात यदि कला और खेल कूद में है तो तरक्की मिलेगी, लेकिन वो द्वादशेश होने के कारण रुकावट के साथ तरक्की होगी, स्मूथ तरक्की नहीं होगी। तो यहाँ कितना सरल है, यदि हम पहले से विषयों को समझ लेते हैं तो सिर्फ अब वर्तमान स्थिति को समझते हुए हमको इसका रिजल्ट कह देना है। अब इन दोनों को तीनों को पढ़ने के बाद अब हम लोग शुक्र को चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ स्थान में शुक्र दिग्बली होता है, यहाँ मित्र राशि का भी है और ये राशि शनि की है। अब शनि की राशि है तो कामनाओं की अधिकता यदि हमारे जीवन में हो तो वो पूर्ण धीरे धीरे हो। एक साथ आप कोई भी एक साथ सभी कामनाओं की पूर्ति नहीं करता, लेकिन कई लोग जीवन में बहुत जल्दी अपने कामनाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं और कई लोगों को समय लगता है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ समय लगने की बात है। दूसरा, शुक्र चतुर्थ में है तो आपका भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि का सुख आपके इसमें लिखा। लेकिन यहाँ शुक्र सिर्फ शुक्र नहीं, तात्कालिक पत्रिका में इसके मूल त्रिकोण की राशि द्वादश में है, इसीलिए यदि ये सुख लिखा है तो इसमें विलंब होगा और परेशानियों के बाद ही प्राप्त होगा, ऐसा कहना उचित होगा। फल चतुर्थ का करेगा, लेकिन अगर प्रभाव स्वामित्व का तो रखेगा, और इस पत्रिका में स्वामित्व कहाँ का है, 12वें का और 7वें का। तो हमारा कहना है कि शुक्र यही दिग्बली है, बलवान शुक्र है, और ये द्वादश स्थान है, तो हो सकता है कि माता के स्वास्थ्य के ऊपर भी विपरीत प्रभाव आए। उसके लिए चंद्रमा अलग से देखना भी जरूरी होगा। लेकिन शुक्र द्वादशेश होने के कारण ऐसा मैंने कहा। चूंकि यह सप्तम का लॉर्ड भी है तो पत्नी आपको सुख देगी, ऐसा कहना उचित होगा। और शुक्र की दृष्टि दशम स्थान के ऊपर है, और हम दृष्टि में कभी ये रूल लागू नहीं करते कि वो तात्कालिक रूप से दुख स्थान का स्वामी है, अशुभ स्थान का स्वामी है, शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। शुभ ग्रहों की दृष्टियों को हम शुभ कहते हैं और अशुभ ग्रहों की दृष्टियों को अशुभ कहते हैं, और कुछ नहीं कहते।
तो यहाँ से जब ये दशम स्थान को देखेगा तो कार्य क्षेत्र में आप सफल होंगे, ऐसा कहना चाहिए, और कार्य को अपने मनोनुकूल करने में भी सक्षम होंगे। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यदि हमको पूर्व से ये ज्ञात है और हमने ये ध्यान रखा है कि मंगल जो लग्नेश है उसका विरोध बहुत नहीं करता, नैसर्गिक रूप से दोनों एक दूसरे को सम मानते हैं, और काल पुरुष के पत्रिका में भी ये 8वें 12वें का स्वामित्व तो नहीं रखता, दूसरे और 7वें का स्वामित्व तो रखता है, और साथ में सप्तम स्थान का स्थिर कारक है, शुभ ग्रह है और कामनाओं को देने वाला है। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए ये बात सदैव याद रखना है कि हम किस लग्न की पत्रिका देख रहे हैं और वहाँ ये किन किन स्थानों का स्वामित्व रखता है, और फिर जिस किसी भी स्थान में जाएगा उसका फल अपने गुण स्वरूप और बल के अनुसार करेगा। ये यदि हम बोलने में सक्षम हो गए तो कहीं से भी हम गलत नहीं होंगे। तो सरल है, मुश्किल काम क्या है कि लगातार आप पाठ को सुनते रहें, देखते रहें, क्रम से पढ़ते रहें। कमेंट में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। कोई बहुत विशेष और कम समय में यदि ज्ञान लेने की इच्छा होती है तो आप हमारे रेगुलर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में यदि कंसल्टेशन की चाहत हो तो भी दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।